नमस्कार। कोविड-19 का कहर थम नहीं रहा है। आंकड़े भले घट बढ़ रहे हों, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार में चौकसी जारी रहनी चाहिए, क्योंककि एक दिन में कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड बना है। 24 घंटे में 57,118 नए मामले सामने आए हैं। 764 लोगों की जान गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले 1,36,000 पार हो गए हैं। राहत की बात यह है कि दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर करीब 90% हो गया है। भारत में वैक्सीन ट्रायल शुरू हो चुका है। कोवैक्सीन का 10 लोगों पर इस्तेमाल हुआ हमारे देश में। अब तक कोई विपरीत लक्षण नहीं है। उधर अगर हम विश्व भर की बात करें तो विश्व भर में वैक्सीन की जो ट्रायल है, दुनिया भर में 24 वैक्सीन ट्रायल फेज 1 और फेज 2 में है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन में जो वैक्सीन ट्रायल है फेज 3 में है। 141 वैक्सीन प्री क्लिनिकल स्टेज में बताए जा रहे हैं। भारत का वैक्सीन फेज 1 और फेज 2 में है। बाहर तमाम इसमें चीज़ें कोरोना कोविड से मुकाबले में हमारे देश में चल रही हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मौजूद हैं, निदेशक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आज की अगर रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े बढ़े हैं, 50,000 के पार गए हैं, जाहिर है चिंता की बात, किस तरह से आप इसे देखते हैं? तो हमारे आंकड़े तो काफी ज्यादा हैं और बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन दो चीजें इसमें समझने की जरूरत है। एक तो ये कि हमारी टेस्टिंग भी बढ़ी है, और अगर जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी तो पॉजिटिविटी जो केसेस हैं वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि जितना हम ज्यादा टेस्ट करेंगे उतने ज्यादा केसेस पिकअप करेंगे। तो एक समय था जब हम 10 या 20,000 टेस्ट रोज के कर रहे थे, हमारे पास गिनी चुनी लैब्स थी। अब हम 6 लाख से ऊपर टेस्ट रोज के कर रहे हैं और 1300 से ज्यादा लैब्स हैं पूरे देश में। तो इस हिसाब से केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे पहले ज्यादा केसेस थे वहाँ पे अब केसेस कुछ हद तक कम हुए हैं, पीक फ्लैटन हुआ है। चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे मुंबई की बात करें या अहमदाबाद की बात करें। लेकिन अब कुछ ऐसे ऐसे छोटे शहर हैं जहाँ पे केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं, और वहाँ पे हमें अपनी एक एग्रेसिव स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी अगर ये जो ओवरऑल केस नंबर है इसको कम करना है। तो पैंडेमिक जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट होके लार्जर सिटीज से अब छोटे शहरों में पहुंचा है, और हमें वहां पे अब अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि हम मास टेस्टिंग कैसे करें, हाउस टू हाउस टेस्टिंग लोगों की कैसे करें, कंटेनमेंट जोन कैसे बनाएं, लोगों को हम आइसोलेट कैसे करें, क्वारंटाइन में कैसे करें, जिससे वहां पे इन्फेक्शन जो है वो फैले नहीं और वहां का जो पीक है वो ज्यादा बड़ा ना हो और जल्दी से वो कम हो जाए। बिल्कुल, मैं छोटे शहरों में भी आऊंगी सर, लेकिन मेरा सवाल जो पहले एक दिन में अगर 50,000 के पार आंकड़े जाते हैं तो एक चिंता ये भी आई कि अगर विश्व स्तर पे आंकड़ों को देखा जाए या जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या हम कोई ग्लोबल हॉटस्पॉट तो नहीं बन जाएंगे? उस लिहाज से आप क्या क्या समझाएंगे लोगों को? देखिए, हमारे यहाँ अगर आप देखो नंबर्स देखेंगे तो हमें हमेशा ये लगेगा कि हमारे नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर हम नंबर्स देखेंगे पर मिलियन पॉपुलेशन तो हमारे नंबर्स जो हैं वो कई देशों के हिसाब से बहुत कम है। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जो पॉपुलेशन है वो इतनी है कि अगर हम हमारे एक स्टेट में मतलब यूरोप की एक देश पूरा आ जाता है, कई दफ़ा तो उससे भी 2 यूरोप के देश जो हैं वो एक हमारे स्टेट के बराबर हैं। तो एब्सोल्यूट नंबर्स में तो हमारा केसेस हमेशा ही ज़्यादा रहेंगे, लेकिन अगर हम पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो वो बेटर तरीका होगा देखने के लिए कि हम कितने केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन है, और अगर हम उसके हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो नंबर है वो काफ़ी नीचे है और हमारी सिचुएशन कई देशों से बेहतर है। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसलिए एब्सोल्यूट नंबर्स में हमारे केसेस हमेशा ज़्यादा लगेंगे। जी, अब जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में आज से सेरो सर्वे फिर से शुरू हो गया है। पहले जब सेरो सर्वे हुआ था तो उसमें 23% से ज़्यादा लोगों के पास ये पॉजिटिव था। फिर उसके अगर हम मुंबई की बात करें तो जो वहाँ पे स्लम्स हैं उसमें 51-57% था, और जो नॉन स्लम एरियाज़ हैं उसमें 16% था। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, अब दोबारा जब ये सेरो सर्वे शुरू हो रहा है, इसका कितना फ़ायदा या इसके क्या इंडिकेशंस हमें मिल सकते हैं? तो हमें सीरो सर्वेलेंस जो है वो रेगुलरली करना चाहिए। हर दिल्ली के लिए नहीं, सारे देश के लिए हमें स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जिससे हम रेगुलरली करें, क्योंकि ये प्लानिंग में हेल्प करता है। इससे हमें ये आइडिया होगा कि पैंडेमिक किस तरह से बिहेव कर रहा है। जैसे अब पहले हमें पता था कि 23% लोगों में पॉजिटिविटी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, अब वो कितनी बड़ी हैं और उस हिसाब से हमारे यहाँ अब कितने लोग जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं
और उस हिसाब से हमें क्या आगे तैयारी करने की जरूरत है। क्योंकि हमारा जो पहले सीरो सर्वेलेंस हुआ था उसमें दिल्ली में ये पाया गया कि 23% पॉपुलेशन ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। इसका मतलब कि इतने ऐसे लोग हैं जिनको इन्फेक्शन हुआ, माइल्ड रहा और उनको कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हुए, उनकी टेस्ट नहीं हुआ, और अगर हम उनको सारे नंबर्स में जोड़ें तो हमारी मोर्टेलिटी और कम हो जाएगी। क्योंकि अगर इन्फेक्शन मोर्टेलिटी देखें तो इन्फेक्शन इन सबको हुआ और तब इन सारों का टोटल करके नंबर ऑफ डेथ्स देखें तो काफ़ी कम बढ़ेंगे। तो एक तो ये सीरो सर्वेलेंस से पता चल के एक्चुअल हमारी डेथ रेट कितना है। दूसरा ये भी पता चलता है कि 70% से ज़्यादा लोग अभी भी ससेप्टेबल हैं, इसलिए हमें अभी अपना गार्ड नीचे नहीं कर सकते। पूरी तैयारी जो है वो रखनी है, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, चाहे मास्क की बात करें या क्राउड्स अवॉइड करने की बात करें, वो अभी भी करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी भी 70% से ज़्यादा लोग, 77% के करीब लोग जो हैं वो ससेप्टेबल हैं, उनको इन्फेक्शन हो सकती है। बिल्कुल सर, तो मैं आपसे इसी से जुड़ा, दिल्ली की इससे जुड़ा एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अभी जिस तरह से केंद्र ने भी बोला आप तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू कर दें, तो दिल्ली सरकार ने क्या कहा, जो साप्ताहिक बाजार हैं वो हम शुरू करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट्स शुरू करने के आदेश दे दिए, हालांकि इसको एलजी ने बदला है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ एक मेडिकल पर्सपेक्टिव से कि क्या अगर साप्ताहिक बाजार खुलते हैं या रेस्टोरेंट्स खुलते हैं उससे आपका क्या नजरिया, खुलना चाहिए या नहीं? देखिए, हमें अभी तक ऐसी जहाँ पे पोटेंशियल पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे क्राउड हो सकता है, लोग ज़्यादा तादाद में इकट्ठे हो सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी या वहाँ पे लोग मास्क नहीं लगाएंगे, तो ऐसे एरियाज को अभी अवॉइड, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे फिर इन्फेक्शन फैलने का, क्लस्टर बनने का चांस बहुत ज़्यादा है। और ये हमने कई शहरों में देखा है, चाहे हम साउथ की बात करें या जैसे बेंगलोर है या यूएस की बात करें, जो केसेस एकदम बाद में बढ़े हैं वो ऐसी ही सिचुएशन में बढ़े हैं जब ये चीज़ें एकदम खुल गई थी। तो इसलिए ये बड़े ध्यान से ग्रेडेड मैनर में करने की ज़रूरत है और मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि हमारे केसेस ना बढ़ें। कई दिनों से हमारे दिल्ली में जो केसेस हैं वो 1000 के आसपास ही हैं और बढ़ नहीं रहे हैं, और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स में भी अब बेड्स जो हैं काफ़ी हद तक खाली हैं, कई जगह तो 50% से ज़्यादा बेड कोविड वाले वेकेंट हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर हम बहुत जल्दी चीज़ें खोल देंगे, चाहे रेस्टोरेंट्स खोल दें जहाँ पे लोग इकट्ठा बैठना शुरू हो जाएं, या ऐसी मार्केट्स खोल दें जहाँ पे बिल्कुल क्राउड इकट्ठा हो जाएगा और फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी, तो केसेस बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जी, क्योंकि एक तरफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है इस खबर का। अगर लोग बहुत दिनों से घर में बैठे हैं तो उनको घर भी चलाना है। तो अगर जो ये साप्ताहिक बाजार खोले जाते हैं सर, तो आपको लगता है कि इसमें मास्क लगाना या जो नियम हैं अभी हम कोरोना के फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो करना मुश्किल होगा? हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ कि उसमें चैलेंजिंग होगा, लेकिन उसके लिए हमें सोल्यूशन ढूंढने पड़ेगी, इनोवेटिव होना पड़ेगा जी। हम ये भी कह सकते हैं कि ये बाजार चलाएं, लेकिन इसमें कम लोग आए, लिमिटेड लोग आए, दुकानें भी लिमिटेड खुलें, एक हफ्ते में कुछ एक एरिया की दुकानें खुलें, बीच में खाली जगह हो, और अगले हफ्ते यही दूसरी दुकानें खुलें और साथ वाली जगह खाली हो, जिससे दुकानों में रश भी ना हो और बीच में डिस्टेंस भी मेंटेन कर पाए। तो हम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस न्यू मेथड से, जिससे हम सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह भी लगा पाएं, जिससे इन्फेक्शन ना फैले। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इनोवेटिव होना पड़ेगा। दुकानों के बीच में साप्ताहिक बाजार खोलें भी तो डिस्टेंसिंग उसमें हो सकती है। बहुत अहम है जो आपने ये बात कही है सर। अब जो आप ग्रामीण भारत की बात कर रहे थे, अभी हमने दिल्ली मुंबई की बात की, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं या दूर दराज के इलाके हैं या छोटे शहर कह सकते हैं, बड़े मेट्रोज के अलावा, अब पुणे का जैसे जिक्र आया, हमारे एक सहयोगी ने रिपोर्ट भेजी है कि 49,000 एक्टिव मामले पुणे में। पुणे की स्थिति को लेकर वहाँ पे जो महाराष्ट्र सरकार भी चिंतन मनन कर रही है, कई आदेश वहाँ के लिए दिए गए हैं। तो जो दूर दराज के इलाके हैं, कैसे यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जाए? तो ये दूर दराज के इलाके या छोटे शहरों में अब जैसे जैसे इन्फेक्शन फैल रहा है, यहाँ पर हमें एक नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि शहरों की स्ट्रैटेजी अलग थी और स्ट्रैटेजी दो तरीके से बनानी पड़ेगी। एक तरीका तो ये है कि हम इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल करें इन एरियाज में, किस तरह से हम डोर टू डोर टेस्टिंग करें लोगों की,
आइसोलेशन करें, आइसोलेशन फैसिलिटी बनाएं, क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाएं, और ये देखें कि इन्फेक्शन यहाँ पे ज़्यादा ना फैलें, क्लस्टर ना डेवलप हो, और क्या हम वहाँ शहर, छोटे शहरों और गाँव में कर सकते हैं। दूसरा जो चैलेंज है वो हेल्थ केयर स्ट्रक्चर का है कि अगर वहाँ पे ज़्यादा केसेस आए तो हम वहाँ पे अपना हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ा सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया गया, सारी जगह ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड की गई, ट्रेनिंग की गई। अब हमें उसका पूरा यूटिलाइजेशन करनी है, टेलीमेडिसिन से वहाँ के डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन करके कि कैसे वहाँ पे ट्रीटमेंट ठीक हो सकता है, और अगर ज़्यादा केसेस आए तो क्या वहाँ पे हम एक फील्ड हॉस्पिटल भी बना सकते हैं जहाँ पे वो मैनेज हो पाए। इस टाइप की हमें छोटे शहरों के लिए या गाँव के लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, जिससे हम लोगों की जान भी बचाएं और आगे इन्फेक्शन ना फैले, उसके लिए भी एक कोई मैकेनिज्म बनाया जाए। जी सर, कुछ सवाल जो दर्शकों के आए, पूछ रहे हैं क्या दिल्ली मुंबई में जो पीक था कोरोना का वो जा चुका है? तो इसमें एक ये है कि दिल्ली, अगर हम केसेस के हिसाब से बात करें तो दिल्ली में अब केसेस कम हुए। एक टाइम था जब हम 3 या 4 हज़ार केसेस रोज के देख रहे थे, अब पिछले 2 हफ्ते से केसेस जो हैं वो 1000 के आसपास हैं। तो उस हिसाब से तो पीक कम हुआ है, हम पीक क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो कम कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह ये देखा गया है कि जब हम ये सोचते हैं कि अब पीक निकल गया है और अब हम आराम से बाहर घूम सकते हैं या मास्क लगाने की अब जरूरत नहीं है, तो एकदम केसेस बढ़ जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि ये जो वायरस है ये खत्म नहीं हुआ, ये अभी भी वो लर्क कर रहा है, वो घूम रहा है यहीं पे, और ये मौका ढूंढ रहा है कि मैं किस तरह से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल के फिर नंबर्स बढ़ें, जिससे उसकी प्रोपोगेशन ज़्यादा हो। तो अगर केसेस कम हैं तो उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, और तब इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हैंड वॉशिंग, क्राउड अवॉइड करना, ये अभी भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें इसे सस्टेन करना है, इसको मेंटेन करना है, जिससे केसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हमारे यहाँ पे वो चांस ऑफ जो है सेकेंड वेव ना हो। जी सर, एक बिल्कुल जो आपने सेकेंड वेव की बात की, बाहर के कंट्रीज में हमने देखा सेकेंड वेव आया यूरोप में, और फिर दोबारा कई कड़ी पाबंदियां वहां पे लगाई गई हैं। हमारे लिए, हमारे देश के लिए, शहरों के लिए आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? तो इसीलिए हमें सर्वेलेंस बहुत रेगुलरली करना है। जैसे अभी हम सीरो सर्वेलेंस कर रहे हैं, वैसे ही हमें मॉनिटर करने की जरूरत है कि कहीं पे ज़्यादा केसेस तो नहीं आ रहे, किसी लोकेलिटी में क्लस्टर तो नहीं बन रहा, और उस एरिया को एकदम कंटेनमेंट जोन बनाने की ज़रूरत है। वहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करने की ज़रूरत है, टेस्टिंग करने की ज़रूरत है, जिससे वहाँ पे फिर से केसेस ना आए और एक सेकेंड वेव ना बने। और इसीलिए हमें पूरे जो हमारे मैकेनिज्म्स हैं केसेस को कंट्रोल करने के लिए शहरों में, वो अभी भी कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, उनमें कोई ढील नहीं होनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल सर हमारे वैक्सीन को लेकर है। पिछले हफ्ते जब आपसे बात की थी और अब 1 हफ्ता हो गया है, क्या उसमें बदलाव या क्या डेवलपमेंट बताइए दर्शकों के लिए। तो जो कोवैक्सीन है उसके जो फर्स्ट फेज है, उसमें जो केस इनिशियल स्टेज में जो केसेस रिक्रूट करने थे हेल्दी वॉलंटियर्स साइड इफेक्ट के लिए, वो खत्म हो गया है। अब उसका डेटा एनालाइज हो रहा है। डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड जो है, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो ये देखता है कि अब ये हम आगे वाले फेज में जा सकते हैं या नहीं, फेज 2 में जा सकते हैं नहीं, वो ये सारा डेटा एनालाइज करता है। और मेरा ये मानना है कि अगले 1-2 दिन में हम फेज 2 फिर शुरू करेंगे और लोगों को रिक्रूट करके अब इस वैक्सीन की एफिकेसी देखेंगे कि इसमें कितने इफेक्टिव है इम्यूनिटी के लिए, लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए, और लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए भी मॉनिटर करेंगे। तो पहला फेज इस वैक्सीन का खत्म हो गया, दूसरा फेज शुरू अब हो रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जो दूसरी वैक्सीन है, जो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के थ्रू हो रही है, वो भी अब उसका भी ट्रायल अब जल्दी ही शुरू होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए।